जिंदगी जब तुझको समझा फिर मौत क्या चीज है। ऐ वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। वास्तव में वतन से बड़ा कुछ नहीं होता। जिस वतन का हम सब पर इतना कर्ज है उस वतन के वास्ते भी हमारा कुछ फर्ज है। और उसी फर्ज को निभाते निभाते कुछ लोग खुद को ही इस वतन के खातिर मिटा बैठते हैं, लेकिन वो इतिहास में हमेशा के लिए अमिट हो जाते हैं। वैसे ही कुछ शख्स जो हमेशा के लिए खुद को अमरत्व प्रदान कर गए, दार्जिलियन के इस संवाद में हम उन्हीं शख्सियतों का किस्सा करेंगे। आज इस वीडियो में हम उन्हीं के सफ़र से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका अपना चैनल दार्जिलियंस में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे किसी भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथियों, इतने कम उम्र में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करना आसान नहीं होता, और अगर इनके जैसे कुछ शख्स न होते तो शायद आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता। शहादत दिवस भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति। शहादत दिवस वो दिन है जब देश के 3 युवा छवि भारत राष्ट्र के लोक मानस में हमेशा के लिए अमिट होकर बस गए। वो तीनों छवि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वो स्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि थे। इन युवा छवि के कार्य और इनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगते रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मय चेतना का निर्माण किया। साथियों, इनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की सुदृढ़, अजय और अमोघ शक्ति थी। बचपन से लेकर उठान की युवा अवस्था की शहादत तक का इनका इतिहास यही साबित करता है। वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए भोरे शीशे से। साथियों, चाहे हम राजगुरु की बात करें या भगत सिंह की बात करें या सुखदेव की बात करें, अगर तीनों में समानता कुछ है तो उनके लहू में इस वतन के खातिर जान देने का वो साहस। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवराम हरि राजगुरु का। वो राजगुरु जिनका जन्म 22 अगस्त 1908 को बम्बई में मां पार्वती देवी के कोख से हुआ था, और महज 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पिता हरि नारायण राजगुरु का साया खो दिया था। और शायद इसी वजह से उनके घर की सारी जिम्मेदारी उन पर और उनके बड़े भाई दिनकर पर आ गई थी। लेकिन उन्होंने इस चुनौती, इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। अपने जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने अनेक आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया था और अपने युवावस्था में ही एक ऐसा जीवन जिया जो गैरों के लिए एक उदाहरण साबित हुआ। अगर हम दूसरे क्रांतिवीर की बात करें तो वो थे सुखदेव थापर, जिनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में मां रल्ली देवी के कोख से हुआ था। इनका भी अपने पिता रामलला थापर से साथ अपने शुरुआती जीवन में ही छूट गया था, जिसके बाद इनके चाचा ने इनकी सारी जिंदगी की परवरिश की। सुखदेव साहब भी अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में अनेक संगठन से जुड़े और बाद में अपने जीवन को एक क्रांतिकारी का स्वरूप दिया, एक क्रांतिवीर का स्वरूप दिया, और अपने जीवन यापन से ये तमाम दुनिया को समझा गए कि रख खून में वो उबाल जब तक जवानी है, अरे तेरे इसी अंदाज की तो दुनिया दीवानी है। और अगर हम तीसरे क्रांतिवीर की बात करें, जिनके जज्बातों से इस कदर वाकिफ था उनका कलम कि अगर वो इश्क भी लिखना चाहे तो भी इनकलाब लिखा जाता था, जो शहीद आजम के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्धि पाई। जी हाँ, वो भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को मां विधवावती देवी के कोख से लायलपुर में हुआ था। खैर, लायलपुर तो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इनके पिता सरदार किशन सिंह और इनके पूर्वजों का पैतृक गांव पंजाब ही माना जाता है। साथियों, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे।
पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी भी रह चुके थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला भी दिया गया था। बाद में फिर उन्होंने विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। उसके बाद उनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण सन 1910 में उनका निधन हो गया। और अगर हम भगत सिंह की शिक्षा की बात करें तो उनकी पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी। में क्रांतिकारी दल से जुड़ गए। साथियों, भगत सिंह के बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण था। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का उनके मन पर काफी अस्थायी और गहरा असर पड़ा। 16 नवंबर 1915 को जब सराभा की फांसी हुई तब भगत सिंह की उम्र महज 8 वर्ष की थी। वो हमेशा सराभा का चित्र अपने जेब में ही रखे घुमा करते थे। साथियों, मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर अपने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। साथियों, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो चुका था। साथियों, भगत सिंह को हिंदी, उर्दू और बंगाली जैसे भाषा में काफी अच्छी समझ थी। उनके मन में आर्य समाज के प्रति भी एक गहरा लगाव था। देश की आजादी को नए तराने की जरूरत थी। भगत, सुखदेव, राजगुरु जैसे आजादी के दीवानों की जरूरत थी। भगत सिंह का शुरुआत से ही ये मानना था कि उस समय हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत थी जो तन, मन, धन से खुद को इस वतन के प्रति अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दे। साथियों, भगत सिंह का मानना था कि परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से काफी कम ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर सकते हैं। उनका मानना था यह तो काम उसी नौजवान का है जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो और इस देश के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए भी वो हर पल तैयार रहे। साथियों, जब सुखदेव जेल में थे तो उनके मन के अंदर काफी नकारात्मक और आत्महत्या जैसे विचार उत्पन्न होने लगे थे। इन्हीं विचारों को दूर करने के लिए भगत सिंह ने उनके नाम एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मानव किसी भी कार्य को श्रेष्ठ मानकर ही करता है। जैसा कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। उन्होंने इस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वह दंड से बचने के लिए इस काम के प्रति अगर वो दया के लिए मांग करें तो इसका प्रभाव देश के लोगों पर पूरा विपरीत पड़ेगा। उनका मानना था कि अगर वो दया याचना करते हैं तो अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल ना हो पाएंगे। साथियों, भगत सिंह का मानना था कि क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ना एक अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित कार्य है और शायद इसीलिए तब के व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने पूरी लगन के साथ संघर्ष आरंभ कर दिया। उनका ये मानना था कि मनुष्य को विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह ये कहते थे कि क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं एवं विचार होते हैं। उनके मन में भी कई प्रकार के उधेड़-बुन चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो देश के प्रति उनका झुकाव, देश के प्रति उनका समर्पण, और यही बातें उन्हें आम लोगों से खास बनाती है। साथियों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों में और भी कई सारे गुण थे। जैसे भगत सिंह अपने जीवन में क्रांतिकारी होने के साथ ही एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा और संपादन भी किया। वहीं सुखदेव भगत सिंह से मिलने से पहले
शाम को गली मोहल्ले में खेलने वाले वे बच्चे जिन्हें सब अस्पृश्य कहते थे, उन्हें शिक्षा प्रदान किया करते थे सुखदेव। राजगुरु के बारे में ये कहा जाता है कि वे एक बहुत अच्छे निशानेबाज हुआ करते थे। साथियों, मैंने आपको भगत सिंह के उस पत्र के बारे में बताया जो उन्होंने सुखदेव के लिए लिखा था, लेकिन कहा जाता है कि सुखदेव और भगत सिंह में काफी अच्छी मित्रता भी थी। कहा जाता है कि लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों की विचारधारा बिल्कुल एक सी थी, इसलिए जल्द ही दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर देश की तत्कालीन समस्याओं पर लंबी लंबी वार्तालाप किया करते थे। साथियों, यूं तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। साथियों, उनका मानना था कि उनके द्वारा उठाया गया हर कदम देश हित के लिए था। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रयत्नशील होना एवं सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए अपना जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कहलाता। उनका मानना था कि उनके जैसे क्रांतिकारियों का कष्ट सहना धीरे धीरे फलीभूत हो रहा है, क्योंकि उस समय समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका था। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लिए संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। उनके जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त करते हैं, उन लोगों को सदैव हर प्रकार की विपत्तियां, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। साथियों, भगत सिंह को उनके मृत्युदंड सुनाए जाने का पूर्णतया विश्वास था। वैसे भी उनको किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं थी। कहा जाता है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को उनके खुद का भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। भगत सिंह अक्सर कहते थे कि क्रांतिकारी होने के नाते उनके जीवन में अगर सबसे पहली कोई प्राथमिकता है तो वह है वतन की आजादी। साथियों, कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध बताया जाता है। इतना ही नहीं, इन पर लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का भी आरोप लगाया गया था। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए पीरवी परिषद में अपील भी दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर देने को कहा। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए गांधी जी ने अपील दायर की। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। साथियों, जब भगत सिंह को लगा कि उनकी फांसी अब नजदीक आ रही है, तब उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई से हौसला बनाने रखने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें कि सितम की इंतहा क्या है। वहर से क्यों कफ़ा रहें
चरख को क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। साथियों, भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज ने भारतवर्ष में इतने लंबे समय तक शासन किया है कि इसका परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और आगे भी यूं ही करती रह जाएगी। अंग्रेजी हुकूमत को यह डर सताने लगा था कि कहीं इन तीनों के फांसी के बाद कोई आंदोलन कहीं ना भड़क उठे। इसी कारण से अंग्रेजों ने 11 घंटा पहले ही फांसी देने की योजना बनाई। भगत सिंह से जब जेलर उनकी अंतिम इच्छा पूछने को आया तो भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा कि उन्हें लेनिन की जीवनी पढ़ने को पर्याप्त समय दिया जाए। उसके बाद भगत सिंह, राजदेव और सुखगुरु ने तीनों अपनी अंतिम इच्छा ये जताई, उन तीनों के हाथ खोल दिए जाएं ताकि वो आपस में गले मिल सके। गले मिलने के बाद वो मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते उस फांसी के फंदे को चूम कर वतन की शोहरत के लिए, वतन की आज़ादी के लिए और वतन के नाम के लिए फांसी के फंदे से मौत को गला लगा लिया। वतन की आज़ादी के लिए, वतन की शोहरत के लिए और वतन की नाम के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। साथियों, लेकिन अंग्रेजों का डर यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले ही इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरिया में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो वो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश को, जले टुकड़े को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इस वीर शहीदों के मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी खैरात में। आज के इस संवाद में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि क्रांतिकारियों की इन कहानियों से हम सब में एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। ऐसे और किस्सों के लिए आप द जिलियन चैनल से ज़रूर जुड़ें। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ इसी प्रकार के किस्सों के साथ, कुछ इसी प्रकार के कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।